ट्रांसफर मतलब है, सीधा नाम से ही पता चल रहा है, हमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो इसके 3 तरीके होते हैं हमारे पास। नंबर 1 है कंडक्शन मेथड, दूसरा है कन्वेक्शन मेथड और तीसरा है रेडिएशन मेथड। तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो मेथड पढ़ना है वो है कंडक्शन। तो अभी हम इन दोनों पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंडक्शन मेथड पे ध्यान देंगे। तो हमारा उद्देश्य है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ये हमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले बात तो हमें इससे ही हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करना है, मतलब कि इस मेथड में हम सिर्फ उन मटेरियल्स में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं जो कंडक्टर्स होंगे। तो कंडक्टर्स, इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है हमें ये सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंडक्टर्स में बेसिक बात सबको पता होगी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां वहां भागते रहते हैं, बीच में जो जगह होती ना, मान लो ये एक कंडक्टर है और इसमें ये एटम्स हैं, ये इसमें एटम्स हैं और एटम के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ठीक है, ऐसे टकरा गए, अपनी डायरेक्शन को बदलते रहते हैं। ठीक, इस तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके थ्रू भी क्या होता है, कंडक्टर्स में हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, और साथ में ही जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पे रहते हुए क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू भी, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं हीट उसमें टेम्परेचर में, एक्सपांशन में भी पढ़ा था हमने। तो ये क्या करते रहते हैं, अपनी ही जगह पे रहकर वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के थ्रू अपने नेबरिंग एटम्स को हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी, हमने बताया आपको बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाय वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, ये दोनों तरीके हैं कंडक्टर्स में हीट को ट्रांसफर करने के। अब देखिए, थोड़ा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं, ये आपको नोट करना था, नोट कर लेना इसको, कंडक्टर्स में कैसे होता है हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर। अब मान लेते हैं कि एक रॉड है, ये एक रॉड है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड है, और मैंने क्या किया, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस एंड को, रॉड के इस एंड को, देखो अभी इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो इसमें जो एटम्स होंगे ये, और यहां इस वाले क्रॉस सेक्शन पे भी जो एटम्स होंगे ये, ठीक है, ये क्या कर रहे होंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। सारे एटम्स इसमें क्या कर रहे होंगे, अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक, ओके, तो मैं और भी कुछ बना लेता हूं एटम्स, ये ऐसे एटम्स हैं, आगे और भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस एंड को, रॉड के इस एंड को ए और ये बी बोल देते हैं, तो ए एंड को मैंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रख दिया। बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में रख दिया इसको, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर 100 है और इसका 20 हर जगह 20 है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के मॉलिक्यूल्स जब इसके कांटेक्ट में आएंगे तो अपनी एनर्जी इसको देंगे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। तो ये वाले जो एटम्स हैं, ये एटम्स वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से जब एनर्जी लेंगे तो क्या होगा,
इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और वाइब्रेशन का जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये अपने नेबरिंग, ये देखो ये वाले एटम्स, इनसे कॉलिजन करेंगे, टकराएंगे ऐसे, है ना। और जब टकराएंगे तो इनको क्या मिलेगी, इन नेबरिंग एटम्स को क्या मिलेगी, इनसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा एकदम से नहीं हो जाएगा, पहले एक्चुअली में ये जो एटम्स है ये खुद कुछ एनर्जी को स्टोर करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि इसका इन्होंने क्या दिया, एनर्जी ली और इनको दे दी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, जब इनके ये एनर्जी तभी दे पाएंगे जब इनका वाइब्रेशन सफिशिएंट हो जाएगा, कॉलिजन पर्याप्त रूप से होने लगेगा। तो पहले तो इस सरफेस क्रॉस सेक्शन जो है सबसे पहला वाला सरफेस है, इसके एटम्स एनर्जी स्टोर करेंगे, अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, और तब ये आगे वाले क्रॉस सेक्शन पे जो एटम्स हैं उनको एनर्जी दे पाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो कंटिन्यूअसली इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ ही एक और प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ये अपनी कुछ एनर्जी इनको देने लगेंगे। तो ये भी क्या करेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नाम लिख देते हैं। तो फर्स्ट वाला सरफेस जो है उसके मॉलिक्यूल जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तो बाजू वाले 2 वाले क्रॉस सेक्शन को एनर्जी ट्रांसफर करने लगेंगे, और जब 2 वाले की भी एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर सफिशिएंट हो जाएगा, तब क्या होगा, 2 वाले की इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा 2 वाले का कि ये 3 वाले को एनर्जी मतलब हीट देने लगेंगे। ऐसे ही 3 वाला क्या करेगा, 2 ने 3 को दी एनर्जी, अब क्या 3 वाला तुरंत 4 को दे देगा, नहीं, 3 वाला पहले खुद एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जब सफिशिएंट हो जाएगा तब ये यहां इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ये एब्जॉर्ब करेगा, ये भी जब सफिशिएंट हो जाएगा तब ये भी आगे ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो किसी भी कहीं भी क्रॉस सेक्शन ले लो, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो ऐसे हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरी बात, पहली बात क्या है, विशेष बातें हैं, नंबर 1, हीट फ्लोज, नोट है ये, सबसे पहले आपको लिखना है ये नोट। तो सबसे पहला नोट है, हीट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखें, तो ये बताओ इस सरफेस पे जो टेम्परेचर, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, पहले वाले सरफेस से जो सरफेस पर जो एटम्स हैं, जब ये एनर्जी लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कम टेम्परेचर हो, इसका ज्यादा हो, इसका और ज्यादा हो, सबके अलग अलग हो? नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एनर्जी मिल रही है इसको, ठीक। तो यहां सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे यहां से, ठीक है। तो इस सरफेस पर, इस क्रॉस सेक्शन पर जितने भी एटम्स हैं सबका टेम्परेचर सेम होने वाला है। क्लियर? सबसे पहली बात ये। तो इस सरफेस को आप क्या बोलोगे, ये जो सरफेस है, हमने देखा कि इस सरफेस के सारे एटम्स का टेम्परेचर कैसा है, सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया और आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है बेटा, ये सबसे पहली बात, हीट फ्लोज परपेंडिकुलर, आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक। तो हीट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया या आइसोथर्मल सरफेस ऑफ द रॉड, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये हाई है और यहां 20 था, तो यहां से देखो जाने लगी आगे, ठीक, इसका भी बढ़ जाएगा, धीमे 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 सबका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, ये तो पता है आपको, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, तो अभी जब यहां से हीट जा रही है, तो पहले ये बताओ क्या ये सारे क्रॉस सेक्शंस पहले खुद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद हीट को आगे बढ़ाते हैं, या खुद एब्जॉर्ब नहीं करते आगे बढ़ा देते हैं? नहीं, पहले ये खुद अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब कि ये पहले खुद एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं,
और फिर जब सफिशियंट हो जाती है एनर्जी तब ये आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब हीट तो यहां फ्लो हो रही है, यहां पर हीट फ्लो हो रहा है, बट all the cross sections are absorbing heat themselves and increasing their temperature with respect to time. Clear? Okay. तो क्या हो रहा है यहां पे, हीट फ्लो हो रहा है, but all the cross sections are absorbing heat and increasing their temperature as well as they are transferring heat. तो this कंडीशन ऑफ हीट फ्लो, ये जो हीट फ्लो हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ध्यान रखें, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। विशेष बात है, ध्यान से सुने फिर से। क्या हो रहा है, अभी सारे क्रॉस सेक्शंस हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी उन्हें हीट मिल रही है वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हो रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन को हीट मिल रही है उसमें से कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, और रिमेनिंग फिर हीट ट्रांसफर करने लगता है आगे। क्लियर? तो इसको बोलते हैं जब हर क्रॉस सेक्शन अपना टेम्परेचर बढ़ा हो, मतलब टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑल द क्रॉस सेक्शंस आर इंक्रीजिंग, देन द स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये हमें पहली बात देखनी थी। दो टाइप का स्टेट होता है इसमें। तो पहला स्टेट कौन सा हीट ट्रांसफर का, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। वो क्या है हम लोग समझते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट में लिखना है। अब मैं आपको दूसरी स्टेट बताऊंगा इसी में, देखना ध्यान से। ये रॉड थी, यहां से मैंने हीट दिया था, यूनिफॉर्मली हीट दी थी, मैं हीट दे रहा हूं। क्या हो रहा था, अच्छा मैंने मान लिया, अब यहां से आप हीट दे रहे हो मतलब क्या है, यहां पे कोई हाई टेम्परेचर का सोर्स रखा होगा, तो यहां पे कोई हाई टेम्परेचर सोर्स है, एक्चुअली में है यहां पे। तो मैं मान लेता हूं, अब मैं टेम्परेचर को थीटा लिख देता हूं, कोई तकलीफ नहीं होगी, थीटा लिख देते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर है θ1, ये टेम्परेचर θ1, और क्या होगा, पहले ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये Q लिखा है, ये थीटा लिखा है, देखो Q और ये थीटा। क्लियर? तो यहां से हीट जा रही है तो पहले ये वाला सरफेस खुद एब्जॉर्ब करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा हीट को, वो वाला सरफेस आगे वाला भी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वेरिएबल स्टेट है। अब मैंने इसी में क्या किया, यहां पर आइस रख दी, बहुत सारी आइस रख दी, ठीक है, मतलब कि यहां पर एक ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो हीट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो यहाँ ये सोर्स होता है और यहाँ जो एब्जॉर्ब करता है उसे बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं, सिंक। सिंक का मतलब है कितनी भी हीट दे दो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और इतनी ज्यादा आइस है यहाँ पे कि वो आइस, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस रखी है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो सिंक यहां पे क्या है, लो टेम्परेचर सिंक, इसका टेम्परेचर है θ2। तो ये क्रॉस सेक्शन है, देखो ये वाले क्रॉस सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल सरफेस। ये एक आइसोथर्मल सरफेस है, यहां दूसरा बहुत सारे आइसोथर्मल सरफेसेस हैं। ठीक, आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है, हीट फ्लो होती है। ठीक, अच्छा, तो यहां पर मैंने मान लिया लो टेम्परेचर सिंक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी आइस रखी है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो भी हीट आती है उससे थोड़ी सी आइस पिघल जाएगी। इतनी सारी आइस है कि यहां से कितनी भी हीट दे दो आप, आइस मेल्ट होती जाएगी। ठीक है, मतलब यहां से जो भी हीट आएगी वो यहां पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। क्लियर? ओके, वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज कमिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स टू द लो टेम्परेचर सिंक, इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिंक here, because in sink I have taken a lot of ice at 0 degree Celsius, so that whatever amount of heat is coming, it will continuously melting. It will be continuously melting the ice. ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप देखना ध्यान से, स्टेडी स्टेट क्या होती है। तो हुआ क्या, यहां पे
ये 100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर है। ये कैसे 100 हो सकता है? ये 100 तभी होगा जब इसके कांटेक्ट में जो आप हाई टेम्परेचर सोर्स रखे हो उसका टेम्परेचर 100 रहे हमेशा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं बॉइलिंग वाटर है यहां पे, और उसको वो कंटिन्यू मैं यहां से हीट देके बॉइल कर रहा हूं। तो वाटर की हीट यहां जा रही है लेकिन वाटर को मिल भी रही है, मतलब कि एनी हाउ आई हैव केप्ट द टेम्परेचर ऑफ दिस एंड कांस्टेंट। ठीक है, मतलब मैंने इस एंड के टेम्परेचर को और इस एंड के टेम्परेचर को, दोनों एंड के टेम्परेचर को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। मतलब इसकी हीट अगर यहां जा रही है तो मैं और यहां से हीट दे रहा हूं। ठीक, और अगर यहां पे ऐसा कर दें कि आगे कोई ना हो, इंसुलेट कर दूं अगर मैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको जो हीट मिलेगी वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो मैंने इसलिए यहां पे भी कुछ ऐसा रखा है ताकि यहां से जो हीट इसको मिले वो आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। ओके, तो यहां पे मैंने आइस रख दी, यहां पे बॉइलिंग वाटर रख दिया, मान लेते हैं सपोज कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा क्या होगा, इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा एकदम से नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 10, 12, 20, 25। ठीक है, लेकिन जैसे इसका सफिशियंट टेम्परेचर हो जाएगा, ये क्या करेगा, इस वाले क्रॉस सेक्शन को हीट देने लगेगा। फिर ये वाले का जब, बहुत ध्यान सुनना, जब इसका सफिशियंट हो जाएगा तब अब इसका तुम 100 से ज्यादा कर सकते हो क्या? नहीं, इसका जब इसके कांटेक्ट में जो रखा है, बॉडी रखी है, उसी के बराबर होगा ना इसका, और इसके कांटेक्ट में जो रखा है उसके बराबर इसका होगा। समझे कि नहीं? तो इसका रहेगा हमेशा 0 और इसका रहेगा हमेशा 100, और हीट ट्रांसफर कंटिन्यू चल रहा है। यहां से जो हीट आ रही है वो आगे जा रहा है। इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन का अगर 100 है तो इसके आगे वाले का 100 नहीं होगा, कुछ कम होगा, तभी तो ये हीट देगा आगे, और इसके आगे वाले का और कम होगा, तभी ये आगे हीट देगा। तो हीट फ्लो बनाए रखने के लिए एनी हाउ यू विल हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द एंड्स कांस्टेंट। तो इसको मैंने 100 पे रखा, इसको 0 पे रखा, तो क्या हो रहा है, सबके टेम्परेचर अलग अलग है। यहां से हीट ऐसे जा रही है, ये हीट फ्लो है, हीट फ्लो। तो हीट फ्लो अगर हाई यहां से यहां जा रही है तो हाई टू लो होता है ना हीट फ्लो। तो इसका टेम्परेचर सबसे हाई, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम, इसका और कम। क्लियर? तो आगे हीट फ्लो की डायरेक्शन में चलने पर नोट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्लियर? अब बेटा देखो, अब एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर 100 हो गया, लेकिन मैंने इसको हीट तो दी, इसका 100 है, इसका 70 है, इसका 50 है, इसका 40 है यहां पे। ठीक, फिर आगे 30 होगा, फिर 10 होगा, फिर फाइनली 0 हो गया। अब ये बताओ, इसको टेम्परेचर इसका टेम्परेचर 100 हो गया, अब मैंने इसको हीट दी, तो क्या ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, क्योंकि आगे वाले का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये हीट आगे ट्रांसफर कर देगा, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा अगर, तो क्या होगा, अगर इसने एब्जॉर्ब कर ली हीट तो फिर इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा 100 से भी ज्यादा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, यहां पे जो बॉडी के कांटेक्ट में है उसके बराबर ही रहना चाहिए इसका टेम्परेचर। तो दैट्स व्हाई क्या होता है, इसका 100 पे फिक्स हो जाता है, और फिर इसके वाइब्रेशन कंटिन्यू, ये और पूरी ये और वाटर मॉलिक्यूल सब एक हो गया, वाइब्रेशन हो रहा है इसके मॉलिक्यूल्स का, और ये आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इन सबका क्या हो जाता है, इन सबका ही टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, इसका 100, 70, 60, 50, 40 ऐसे। अब देखो, अगर मैं इसका मान लो 200 कर दूं, किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रख दूं, अगर मैं इसका 200 कर दूं तो ये 200 करेगा कैसे, पहले तो ये खुद 100 था, तो पहले ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब सफिशियंट होगा तब आगे धीमे धीमे बढ़ाएगा, और जब आगे धीमे धीमे बढ़ाएगा तो ये लोग भी क्या करेंगे, अब कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे,
और फिर आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। जब इसका 200 हो जाएगा, और यहां मान लो 0 रखते हैं, ठीक है, तो जब इसका 200 हो जाएगा, इसका 200 हो जाएगा, अब सोचो तुम 200 पे ये बहुत तेज हीट फ्लो कर रहा होगा, तो हीट फ्लो बहुत ज्यादा कर रहा होगा तो इसको भी ज्यादा मिल रही होगी, तो इसका 200 है, लेकिन इसका 200 इसके थोड़े से आगे जो 70 था, अब इसका 70 नहीं होगा, क्या होगा, इसके एक्चुअली में जो टेम्परेचर होगा, देखो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, और उसी डिस्टेंस में यहां तक इसका 200 कर दिया, पहले 100 से यहां तक 0 जा रहा था, अभी 200 से 0 तक जाना है, तो क्या होगा, जब 100 से 0 जाना था तो बीच में 50 था, अब 200 से 0 पे जा रहा है तो बीच में क्या होगा, बीच में 100 होगा, समझ गया ना, तो बीच में 100 होगा तो यहां कहीं 50 आ जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर की जो वैल्यूज है वो यहां शिफ्ट होंगी, समझे ना, 200 यहां पे 100, फिर यहां से यहां तक जाने में 100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब छोटी सी लेंथ में ही ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। पहले देखो मान लो 1 मीटर था ये, तो 1 मीटर में 100 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा था, 100 से 0, अभी 200 से 0 इसी में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो लेकिन कंडीशन क्या है, इसको मेंटेन रखना है, इसको 100 पे और इसको 0 पे, तो व्हेन वी मेंटेन द temperatures of both the ends of our rod, then what happens, the temperature of all the cross sections becomes constant in steady state. स्टेडी स्टेट की वेरिएबल स्टेट में तो पहले सब एब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ी थोड़ी हीट बढ़ाएंगे, आगे बता चुका हूं मैं, लेकिन जब इसको मेंटेन कर लिया हमने टेम्परेचर्स को, तब क्या आ जाती है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, ठीक, तो हर इसका 100, इसका 200, इसका 190, 180, 170, 160 है ना, यहाँ पे 100, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक अब इसका 100 कांस्टेंट, 200 इसका कांस्टेंट रखना है, तो वो कैसे रखोगे, मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट बॉडी है जो हीट सप्लाई कर रही है इसको, और ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही, आगे बढ़ा रही, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हो चुका है 100, ठीक, और यहां से आगे ट्रांसफर होते होते जितना भी यहां आ रहा है, देखो इस क्रॉस सेक्शन को जितना मिलेगा पूरा इस क्रॉस सेक्शन से निकल जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन भी पूरा आगे ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ये वाला पूरा आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, इस तरीके से जितना अमाउंट आप दोगे यहां पे उतना अमाउंट यहां पे बाहर निकल जाएगा, क्लियर है, तो इस तरीके से ये कौन सी स्टेट हो गई, स्टेडी स्टेट, इसमें कोई भी क्रॉस सेक्शन जितनी भी हीट लेता है वो पूरी की पूरी हीट आगे बढ़ा देता है, जबकि वेरिएबल स्टेट में क्या था, जितनी मिलती थी उसका कुछ एब्जॉर्ब करता था और फिर थोड़ी सी आगे बढ़ाता था, ऐसे ही आगे वाला भी एब्जॉर्ब करता था फिर आगे बढ़ाता था, तो ये वो वेरिएबल स्टेट थी और ये स्टेडी स्टेट है, क्लियर, ओके, तो ये नोट आपको लिखना है, ध्यान रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, अगर हीट ऐसे जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, हेडिंग डालनी है आपको, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन, क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन all the cross sections of the rod absorb heat and first increase their temperature and then starts transferring heat to the neighboring cross sections या neighboring atoms. In this state is called what, variable state of thermal conduction, and in steady state of thermal conduction no cross section absorbs heat to increase its temperature. Actually the temperatures of all the cross sections becomes constant and rate of heat of flow, मान लो इसको dt टाइम में dq हीट मिल रही है, dt टाइम में dq हीट मिल रही है, तो ये निकाल देगा आगे पूरी कितना, dq हीट निकाल देगा dt टाइम में, तो ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट dq बाई dt बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ रॉड इन स्टेडी स्टेट, पहली बात,
हर क्रॉस सेक्शन में देखो, इसको अगर dt टाइम में dq हीट मिली तो ये आगे बढ़ा देगा, मतलब इससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, dq बाई dt। आगे वाले को भी dq हीट मिली क्योंकि इसने पूरी dq दे दी, तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, dt टाइम में वो भी आगे बढ़ा देगा इन dt टाइम, या पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो आगे वाले से कितना टाइम, dt टाइम में कितनी हीट निकलेगी, dq बाई dt, यहां से dq बाई dt, यहां से dq बाई dt, क्लियर। तो पूरे रॉड में क्या सेम हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बेटा रेट ऑफ फ्लो करंट का मतलब हीट फ्लोन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं, और ये बहुत जरूरी है, मैं आगे इसी का यूज करूंगा, हीट करंट का। फिर समझ, हीट कितनी जा रही, dq, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो पर सेकेंड कितनी जाएगी, dq बाई dt। तो dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या हीट करंट। तो हीट करंट होती है, इसको मैं I से डिनोट करूंगा, I, और हीट है dq या डेल्टा q या q, और हीट करंट क्या है, dq बाई dt या डेल्टा q बाई डेल्टा t, या I लिखूंगा मैं इसको, ठीक। तो I बराबर इक्वल कांस्टेंट एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस, ठीक। ये स्टेडी स्टेट में आपको लिखना है, बाकायदा नोट्स बनाना पूरे सही से, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अब हमें बेटा उद्देश्य हमारा यही पढ़ना है कि मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, ये रॉड है, और ये बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं आपको, हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और इसी को बोलते हैं सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी बोल देते हैं इसको डिनोट करते हैं हम लोग के से। अच्छा ये क्या है देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि हम जो भी स्टडी करेंगे सब कुछ स्टेडी स्टेट में करेंगे, स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन में जाओगे dq बाई dt सेम होगा, टेम्परेचर अलग अलग होगा। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऐसे हो, हीट फ्लो ऐसे हो रहा है तो यहाँ हाई, फिर डिक्रीजिंग और लो, और यहाँ दो एंड्स को आप एनी हाउ मेंटेन रखा गया होगा, तो वो बोलेगा आपसे सब कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर ले लिया θ1, इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया θ2, क्लियर। ये हमें पढ़ना है, तो इसके लिए पहले मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस करूंगा, वो जरूर देखें आप। तो यहां से मैंने ये हीट ऐसे भेजा, कितना हीट भेजा, क्यू हीट भेजा मैंने, ठीक है, क्यू हीट भेज रहा हूं मैं, और यहां से क्या होगा, क्यू हीट बाहर निकल जाएगा इन टी टाइम में। यहां क्यू भेजा, हर क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू निकलेगा, हर सेक्शन से टी टाइम में क्यू हीट निकलेगी, तो फाइनली यहां से क्यू हीट निकल जाएगी। इट मींस नो क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रॉड इज एब्सॉर्बिंग हीट इटसेल्फ टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, तो ये θ1, ये θ2। अब देखो बेटा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, इसको मैं डेल्टा एक्स बोलता हूं, ठीक है। अब यहां दो पार्ट्स भी ले सकते हो, पास दो पार्ट्स ले सकते हो, या दूर भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहां पे ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल लिखा है, देखो। तो इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं, ठीक। तो हीट फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है हीट फ्लो, और हीट फ्लो की डायरेक्शन में अगर आप देखो, यहां से कितनी दूर चले जाओ, यहां से कितनी दूर चले जाओ, डेल्टा एक्स दूर चले जाओ। तो पहले ये बताओ, यहां पे ये θ2 होगा कितना, यहां पे टेम्परेचर हाई है, आगे जाने पे कुछ कम होता जाएगा, तो यहां मान लेते हैं कि डेल्टा थीटा टेम्परेचर कम हो गया, तो θ2 कितना होगा, यहां θ1 है, तो यहां θ1 में से कितना कम, डेल्टा थीटा। ये मैंने मान लिया, मैंने माना कि यहां से डेल्टा एक्स डिस्टेंस, हीट फ्लो की डायरेक्शन में आगे चलोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो हीट फ्लो की डायरेक्शन में मैं कितना चला, ऐसे लिख देते हैं, चलो
ये देखो हीट फ्लो की डायरेक्शन में कितना चला, डेल्टा एक्स चला और टेम्परेचर कितना कम हो गया, डेल्टा थीटा कम हो गया। ठीक, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो देन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देखो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस देयर कम्स अ डिक्रीज इन या फॉल इन टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। ये ध्यान रखना है, ये आइसोथर्मल सरफेस है, ये भी आइसोथर्मल सरफेस है, ये भी सब आइसोथर्मल सरफेसेस है, बट इनके टेम्परेचर अलग अलग है। ये हाईएस्ट है, इसके बाद कम होता जाएगा, यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर हीट फ्लो हो रहा है। तो पहले तो मैं आइसोथर्मल सरफेस की डेफिनेशन बता देता हूं, लिखना भी है आपको। आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है? ये द सरफेस such that the surface such that all the points lying on the surface have equal temperature is called isothermal surface। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां ये क्या आइसोथर्मल सरफेस है, ये आइसोथर्मल सरफेस है, ये सारे क्या आइसोथर्मल सरफेसेस है। ओके, डेफिनेशन खत्म, लिख लेना। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये बहुत जरूरी बात है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर? टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ भी हो सकता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं क्या क्या होगा इसमें, ये बता दिया। अब डेफिनेशन देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस यहां से ले लूं हीट फ्लो की डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? तो कितना डिक्रीज हो गया? तो इसको डेफिनेशन क्या है इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको हम किसी से डिनोट नहीं करते, कोई बात नहीं करते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ही होता है। अब देखो, मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अब देखना है कि डिस्टेंस ऐसे चल रहे हैं आप कि ऐसे चल रहे हो, हीट फ्लो की डायरेक्शन में चल रहे हो कि ऑपोजिट चल रहे हो। तो चलो देख लेते हैं। मान लेता हूं मैं इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर बोलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर चेंज इन टेम्परेचर। तो डिस्टेंस ये डेल्टा एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का चेंज अपॉन डिस्टेंस का चेंज, टेम्परेचर चेंज अपॉन डिस्टेंस जितनी भी कवर की है आपने। तो टेम्परेचर चेंज बताओ, यहां से यहां तक गए तो θ2 माइनस θ1 अपॉन डिस्टेंस चेंज डेल्टा एक्स, डिस्टेंस डेल्टा एक्स बराबर, चलो θ2 इज θ1 माइनस डेल्टा थीटा और माइनस ये θ1 अपॉन डेल्टा एक्स। देखो क्या आ गया, θ1 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों आ गया? क्योंकि आप हीट फ्लो की डायरेक्शन में चल रहे थे, तो हीट फ्लो की डायरेक्शन में चलोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज ही होने वाला है ना। ठीक, तो इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये कैसा आया? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसे लिख देते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर नेगेटिव। क्लियर? एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर पॉजिटिव। अगर तुम यहां से यहां आते तो यहां देखो, यहां टेम्परेचर कम है और यहां ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर? टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा, कैसा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये कैसा आया? नेगेटिव, मतलब माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसकी वो और बता दो जल्दी से यूनिट। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर
क्या है इसकी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर, या अब चेंज है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो सेम होता है। इसका मतलब मैं ऐसे ही लिख सकता हूं केल्विन पर मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आपका दिया हो क्वेश्चन में उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर? ओके, अब टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यूनिट ये लिखा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है हीट फ्लो के ऑपोजिट। क्या होती है? हीट फ्लो के ऑपोजिट। अब हीट फ्लो कैसा होता है? आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। हीट फ्लो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसको कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये देखना, टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझना है इसको। मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया और एक, मतलब ये पॉइंट क्या, यहां पे एक सरफेस ले लिया और एक सरफेस यहां ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा थीटा, मान लो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा थीटा मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा एक्स। इतना बड़ा नहीं बना रहे पूरा, इसके लिए ले लो, यहां पे ले लीजिए, दो आइसोथर्मल सरफेस ले लीजिए। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है, सुनिए ध्यान से। टेम्परेचर ग्रेडियंट की एक्चुअली डायरेक्शन ये होती है, ऐसे डिफाइन होता है कि द डायरेक्शन इन विच इफ यू मूव देन फास्टेस्ट, मतलब जल्दी से जल्दी, यू कैन रीच फर्स्ट आइसोथर्मल टू सेकेंड आइसोथर्मल सरफेस। मतलब जिस डायरेक्शन में चलने पर टेम्परेचर का चेंज सबसे फास्ट हो, फास्टेस्ट रेट से हो, वो डायरेक्शन होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन। तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे टेम्परेचर कितना है, चलो ये 100 है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं चाहता हूं कि 20 से 100 तक आप ऐसे चलो कि फास्टेस्ट पहुंच जाओ, तो क्या ऐसे चलोगे बताओ, या ऐसे चलोगे, या ऐसे चलोगे? आई थिंक ये सबसे से कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े, मतलब ये। क्लियर? तो ये क्या डिस्टेंस है, ये तो हीट फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। और हीट फ्लो कैसी होती है, आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपको भी चलना है आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर, दुनिया का कोई भी ग्रेडियंट हो, सबकी डायरेक्शन ऐसे ही बताई जाती है। जब मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट है या पोटेंशियल ग्रेडियंट है, आगे पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशन में पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल फास्टेस्ट बढ़ता है। ऐसे यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो हमें टेम्परेचर को फास्टेस्ट बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे हीट है, हीट करंट, तो हीट करंट के जस्ट ऑपोजिट चलोगे आप। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायरेक्शन, ये तो इतना हो गया। अब देखिए डायरेक्शन के बारे में लिख देता हूं मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये है द डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर increases with the fastest rate, क्लियर? और अब शॉर्ट में लिखें तो फास्टेस्ट रेट, अब हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टू लो, और हमें चलना है टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए इंक्रीज करते हुए, मतलब लो टू हाई। तो फास्टेस्ट कैसे लो, आइसोथर्मल सरफेसेस के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टू द isothermal surfaces opposite to the direction of
हीट फ्लो। ये है शॉर्ट में इसका डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें इसको, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम लोग अपने उद्देश्य जो हमें, जिसकी पूर्ति हमें करनी थी, मतलब जो हमें पढ़ना था, एक्चुअली में हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए सब लोग ध्यान से, दिस इज द रॉड विच आई हैड टेकन इनिशियली, और मैंने इसका टेम्परेचर भी आपसे बोला था θ1 है, मान लो थीटा है, एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस इज θ2 विच इज डेल्टा थीटा लेस देन दिस, तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा। क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, which is uniform everywhere, and I am providing Q heat to this end, and since the rod is in a steady state, that's why the total amount of heat which is providing here Q cannot be absorbed by any of the cross section of the rod. So all the heat given to this cross section will come out from this cross section. Clear? So temperature of all the cross sections will become constant. ओके, तो ये टोटल लेंथ है, L मान रहे हैं हम इस लेंथ को, ठीक है बेटा, L लेंथ मान लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, मतलब इसका क्या है, चलो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसका पहले। तो मान लेते हैं कि ये L बराबर है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोड़ो इसको, ये टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, और इसका मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 सेंटीमीटर, और स्टेडी स्टेट है, ये सबसे पहले जरूरी है, स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट है तो बोल रहा है कि बताओ यहां पे जो क्रॉस सेक्शन होगा यहां से 40 सेंटीमीटर दूर, बताओ इसका टेम्परेचर क्या होगा, थीटा बताओ कितना होगा, ठीक। तो क्या करना है हमें, बड़ा सिंपल सा है, यहां से यहां तक टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखो ये मैंने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम होता है, लेकिन ये सिर्फ एक रॉड में होता है। अगर यहां पे कोई दूसरी रॉड और जोड़ के बनाए हम सिस्टम अलग, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं होगा, सेम नहीं होगा, वो अलग पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अभी मैं सिंगल रॉड की बात कर रहा हूं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन, इसको मान लो A, इसको मान लो C, इसको मान लो B, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन AB, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन AB का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन दिस बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन दिस। ये यूनिफॉर्म होता है, कहीं भी छोटा सा भी पार्ट ले लो तो उसमें भी सेम रहेगा, ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन AB बराबर, AB में टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर BC में, या AB में बराबर BC में बराबर AC में भी कर सकते हो, क्लियर, AB में और AC में भी बराबर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो कुछ भी करो, टेम्परेचर ग्रेडियंट AB बराबर टेम्परेचर ग्रेडियंट इन BC बराबर टेम्परेचर ग्रेडियंट इन BC। अब बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ओनली देन वी कैन इक्वेट दीज टू। सो we will pay attention on this fact that whenever we are taking temperature gradient, you will have to take it as positive or as negative. तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हम क्यों नेगेटिव लें, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट AB बताओ जरा, AB में टेम्परेचर ग्रेडियंट तो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो चेंज इन टेम्परेचर देखो 80 माइनस थीटा, हाई और ये लो, तो मैं हमेशा हाई से लो को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्लियर, ये इसलिए ताकि पॉजिटिव आ जाए। तो 80 माइनस थीटा अपॉन, जबकि ध्यान रखें अगर आप ऐसे जा रहे हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है, या आपकी मर्जी जैसे आपको करना है, नेगेटिव भी ले सकते हो, मतलब थीटा माइनस 80 भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें भी आगे वाले में भी वही करना है, तो मैं इसलिए हाई से लो को हमेशा सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप लोग भी इसको ध्यान रखना। तो 80 माइनस थीटा अपॉन 40 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा यूनिट चेंज करोगे तो बराबर, यहां देखो इसमें 20 माइनस थीटा या थीटा माइनस 20,
कौन ज्यादा है? थीटा ज्यादा है, क्योंकि हीट ऐसे जा रही है, तो ये ज्यादा ये कम, तो थीटा माइनस 20 अपॉन ये इतना कितना है 60, 1 0 से 0 बताऊं, दोनों देखो सेंटीमीटर में है, इसका मतलब देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करो 3 24 2 से 40 माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 40। क्लियर? तो देखो यहाँ 3 थीटा को इस तरफ ले जाओ तो ये 2 थीटा और ये 3 थीटा आएगा तो कितना 5 थीटा, ये गया, इसको इधर लेके जाओ तो 240 और प्लस 40 मतलब 280, तो थीटा बराबर 280 अपॉन 5 तो 56 डिग्री सेल्सियस। तो इसका थीटा आ गया ये 56 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिक बात है, बिल्कुल मैंने आपको बताई, लेकिन दिस इज वैलिड ओनली इफ रॉड इज सिंगल, इसका मटेरियल एक ही है, अलग और कोई मटेरियल हो गया तो ये सब वैलिड नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। फिर कुछ और कांस्टेंट होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम उसको, ठीक है। चलो भाई, तो ये एक क्वेश्चन हमने किया। अब देखो आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी भी इसको हम बोल सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, ये क्यों होता है, ठीक। चलो पढ़ते हैं इसको। तो मैंने माना कि ये एक रॉड है AB, इसकी लेंथ है L, इसका टेम्परेचर है θ1 बराबर वही थीटा, और इसका टेम्परेचर है θ2 बराबर थीटा माइनस डेल्टा थीटा, मतलब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा थीटा। अब स्टेडी स्टेट है, हमेशा याद रखो, यहां से मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया, यहां से Q अमाउंट ऑफ हीट निकल गया, क्लियर है। क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यूनिफॉर्म है हर जगह, बहुत बढ़िया बात है। बेटा आप हीट करंट बताओ कहां फ्लो, कैसे फ्लो रही होगी, तो हीट करंट हाई से लो में जाती है ना, तो यहां से ऐसे जा रही होगी, ये हीट करंट आई क्या है, हीट करंट, ध्यान रखना, ठीक है। आई क्या होता है, dq बाय dt। अब मैं मान रहा हूं, डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल नॉर्मल फॉर्म में ले रहा हूं। तो मैंने माना कि इस क्रॉस सेक्शन में धीमे धीमे हम हीट दे रहे हैं, देखना ध्यान से, धीमे धीमे हीट दे रहे हैं हम। तो हमने 5 मिनट तक हमने हीट दी, 5 मिनट तक मैंने इसको हीट दी, या छोड़ो 5 मिनट नहीं, मैंने 10 सेकेंड तक इसको हीट दी। 10 सेकेंड में हमने जो हीट दी है वो कैसे दी होगी, देखो dt छोटे छोटे टाइम बनाओ, तो dt टाइम में हीट दी, क्या हुआ होगा, निकल गई होगी इससे, और गई कहां होगी, आगे वाले पे, वो भी dt टाइम में निकल गई होगी, वो भी आगे। एक्चुअली में एक फ्लो बन जाएगा, जब हम एक फ्लो बना लेंगे, मतलब कंटिन्यूअस हीट फ्लो हो रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हमने ये रखी थी अब हमने हीट देना शुरू कर दिया, नहीं, ये मेंटेन है ऑलरेडी, तो यहां पे हीट का फ्लो कंटिन्यू चालू है। अब मैंने बीच में देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जब मैंने देखना स्टार्ट किया उसके बाद 5 सेकंड तक हमने ऑब्जर्व किया, तो dt टाइम में देखा, तो dt टाइम में इसको हीट मिली, वो कहां जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़, इसको यहां से हीट मिलेगी, यहां से निकल जाएगी, क्योंकि सब एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसने उसके पहले हीट ली होगी, वो आगे पहुंच गई होगी, तो हम यहां पे दे रहे हैं और यहां से निकल रही, फिर यहां दी, यहां निकली। जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी हीट फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है, वो वेरिएबल स्टेट होता है। यहां पे क्या हो रहा है, मैंने इसको हीट दी, जबकि इसके पहले वाली बहुत सारी हीट्स यहां तक पहुंच चुकी ऑलरेडी, तो यहां हीट दी, यहां से आगे निकली, यहां से यहां आई, यहां से आगे गई, यहां से और आगे गई, यहां से आगे गई, यहां से आगे गई, मतलब ये चल रहा है। यहां हीट दी, मैंने यहां हीट दी, यहां से हीट निकली, यहां से यहां पहुंची, 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 ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। तो मैंने dt 5 सेकंड 10 सेकंड तक मैंने हीट दी, तो dt टाइम में dq हीट दी, ठीक। तो हमने देखा कि t टाइम में कितनी हीट चली गई यहां से, q, या किसी भी क्रॉस सेक्शन से, नॉट ओनली फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एज वेल बट फ्रॉम ऑल द क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से आप देखोगे t सेकंड में कितनी हीट फ्लो हुई होगी। अगर इसमें t सेकंड में q हीट आई है तो यहां से q निकली होगी, तो हर क्रॉस सेक्शन से q हीट निकली होगी, यू कैन फील इट।
तो टी सेकेंड में क्यू हीट गई, तो हीट करंट क्या हो गई, क्यू बाई टी, है ना, समझ गया ना। ओके, तो मैं अभी क्यू को ही डिस्कस करूंगा, बाद में बताऊंगा आई बराबर क्यू अपॉन टी लिख देंगे, और इसमें क्या डिफरेंस है ना, इसमें क्या तकलीफ वाली बात है। तो इसको फिर से बनाते हैं, ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू फील इट। तो ये थीटा वन बराबर थीटा है। देखिए अब, तो सबसे पहली बात है कि बताओ क्यू जो मैंने दी है वो किस पे, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। जो मैं क्यू दे रहा हूं इस क्रॉस सेक्शन को, या रॉड से टी टाइम में क्यू हीट निकल रही है, किसी भी क्रॉस सेक्शन निकल रही है, वो किस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली बात, क्यू विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सबसे पहली, सबसे कॉमन सेंस की बात है, आप 1 घंटे तक हीट देते रहोगे तो यहां से 1 घंटे में बहुत सारी हीट फ्लो हो जाएगी, यहां से नहीं, हर क्रॉस सेक्शन से। ओके, तो सबसे पहली बात क्यू प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरी बात, अगर मैं इस एरिया में क्यू हीट दे रहा हूं, अगर मैं एरिया डबल कर दूं और पूरे में क्यू क्यू ऐसे हीट दूं, तो फिर इसका मतलब क्यू ये प्रोपोर्शनल है, क्यू प्रोपोर्शनल ए, कॉमन सेंस की बात है, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट आप दे सकते हो, समझ गए। एक दरवाजा से 5 लोग निकल सकते हैं 1 सेकंड में, अगर तुम दरवाजा डबल कर दो तो 10 लोग निकल आएंगे, क्लियर। ओके, तो क्यू प्रोपोर्शनल ए। तीसरी बात, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यू प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है इसमें, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन लेंथ, तो डेल्टा थीटा है इसमें डिफरेंस, और अपॉन लेंथ कितनी है एल, तो डेल्टा थीटा अपॉन एल। ये तीसरी बात हो गई। अब ये हमें समझना है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ये कैसे होगा। तो कितनी सिंपल सी बात है, क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा, ये तो बहुत सही बात है। अगर यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता, सोचो आप, यहां पे 100 है और यहां 0 है, तब हीट फ्लो हो रही है। अगर मैं यहां पे 500 कर दूं और यहां 0 कर दूं, तब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो हीट फ्लो ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, तो बहुत तेजी से हीट फ्लो होगी। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, तो क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा, ये तो बात समझ में आ गई। अब क्यू प्रोपोर्शनल 1/L, तो इसी में समझ लो, मान लो यहां पे 0, यहां पे 500 है और यहां पे 0 है, ठीक है, यहां पे 500 है, यहां पे 0 है। अगर मैं यही रॉड की लेंथ को आधा कर दूं, देखो अब यहां से 500, यहां 0, तो हीट को यहां चलना है इतना, लेकिन अगर मैं इसी रॉड को आधा कर दूं, कर करके आधी फेंक दूं और आधी रॉड रखूं, और फिर यहां पे क्या कर दूं 500 और यहां 0 कर दूं, अब बताओ हीट ज्यादा फ्लो होगी कि नहीं, क्योंकि अब उतनी डिस्टेंस ही नहीं चलनी है हीट को, तो हीट फ्लो का रेट बढ़ जाए, कम टाइम में ही हीट फ्लो हो जाएगी, क्लियर। तो डेल्टा थीटा अपॉन एल, नीचे एल आएगा, एल कम होगा तो हीट जल्दी से फ्लो हो जाएगी, और दूसरा डेल्टा थीटा ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा फ्लो होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब ये तुम बोलो, ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू प्रोपोर्शनल ए क्यों हो, ए स्क्वायर हो सकता है, क्यू प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो सकता है, क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा अपॉन एल का स्क्वायर हो सकता है, तो नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं, पाए गए। तो हम तीनों को मिला दें तो क्यू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखो ए डेल्टा थीटा अपॉन एल टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू टाइम, ठीक। तो ये तो प्रोपोर्शनल आ गया, और इसमें मैंने रॉड का कोई योगदान नहीं है। मैंने ये तो बात ही नहीं की कि अगर ये रॉड लोहे की हो तब कितना, सब कुछ कांस्टेंट कर दो, ये सब कांस्टेंट। अगर ये रॉड लोहे की है और एक बार मैं यहीं पे सिल्वर की रॉड लेके आ जाऊं, तो फिर किसमें क्या सेम हीट फ्लो होगा, नहीं, जिसका मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, तो सिल्वर में ज्यादा होता है, इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी है जिस पर ये हीट कितनी फ्लो होगी वो डिपेंड करेगी, तो दैट प्रॉपर्टी इज, अब आएगी वो प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी रॉड के मटेरियल के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट, लोहे पे डिपेंड करेगी, स्टील पे डिपेंड करेगी, सिल्वर पे डिपेंड करेगी, गोल्ड पर डिपेंड करेगी, समझे ना। तो यहां पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हम, तो हमें मिलेगा Q बराबर एक कांस्टेंट K, A बाकी डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी। तो बेटा ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसी रॉड में हीट फ्लो का, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन थ्रू अ रॉड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम टी, while the temperature gradient in rod is delta theta by L and conductivity ये आ गई K।
तो हेयर K इज अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ रॉड। तो रॉड के मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। तो K क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। ठीक, तो ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये ध्यान रखना है हमें। अब बेटा इसको हटाते हैं, मैं फाइनल फॉर्मूले पे आता हूं। अब ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला, क्या? Q बराबर हीट फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। हीट फ्लोन थ्रू, विशेष ध्यान रखें, हीट फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इन स्टेडी स्टेट। Q बराबर होता है K A डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू T। ठीक है, अगर मैं यहीं पर हीट करंट देखना चाहूं तो हीट करंट मैं बता चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, इसको I से लिखते हैं और ये होता है Q बाई T। तो T को इस तरफ लेके आ जाओ, बराबर क्या हो जाएगा? K A डेल्टा थीटा अपॉन L। तो हमें दो क्वांटिटीज के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, Q का और Q बाई T का, मतलब I का। ये ध्यान रखें सब लोग, ठीक है? ओके, तो अब देखिए, ये बेसिक इतना बता दिया ना, अभी और डिटेल बताऊंगा इसकी। सबसे पहले तो K का यूनिट निकालें, तो यूनिट ऑफ K, चलो भाई बताओ, यूनिट ऑफ K, तो ये फॉर्मूला है, तो K बराबर क्या आएगा? तो लो K बराबर आ जाएगा Q इंटू L अपॉन A डेल्टा थीटा, और ये T खत्म हो गया। लो Q का जूल या कैलोरी भी लिख सकते हो, तो जूल लिख दिया। चलो जूल इंटू L का बताओ मीटर, और A का बताओ मीटर स्क्वायर, तो नीचे आएगा मीटर, तो जूल पर मीटर, और ये T का सेकेंड और डेल्टा थीटा का डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या जूल की जगह पे लिख दो कैलोरी, तो कैलोरी पर मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड की जगह कुछ भी लिखो, और डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि चेंज है। डिग्री सेल्सियस क्या है? डेल्टा थीटा, चेंज, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, दोनों सेम होंगे। तो ये हो गई K की यूनिट। अब देखो K की डेफिनेशन, तो बहुत सरल है, लोग K की डेफिनेशन बता दे रहे हैं। हेडिंग डालना डेफिनेशन ऑफ K, क्या होता है K, थोड़ा सा फील करने के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ K, ये फालतू की बात है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा फील हो जाएगा इससे। तो इफ, मतलब आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो इसमें। तो इफ A बराबर, मैंने क्या किया, A को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, यूनिट कर दिया, T को क्या कर दिया, 1 सेकेंड कर दिया, डेल्टा थीटा अपॉन L क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको भी 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर कर दिया। देन बताओ, देन अगर ये सब यूनिट है, रॉड का एरिया यूनिट है, टाइम मैंने 1 सेकेंड लिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यूनिट है, देन Q बराबर K, मतलब K बराबर Q। तो अब डेफिनेशन खुद ही बन गई। तो लेकिन सबसे पहले कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। इन स्टेडी स्टेट, सबसे पहली बात, तो इन स्टेडी स्टेट इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इज यूनिट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन रॉड इज यूनिट, देन द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ material of rod and the time should be 1 second. Clear? ये छोड़ा ना मैंने, तो time should be 1 second, तो in 1 second लिख सकते हो आप, बीच में डेफिनेशन है। क्लियर है? तो बेटा ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी तक पूरा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत जरूरी बातें